बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर एसएफ का पेपर हुआ है 25 तारीख को। तीसरा ये बैच था। मॉर्निंग में फर्स्ट बैच का ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इसके आए हैं, वो आप तक पहुंचाना मकसद है, क्योंकि आगे चल के असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का एग्ज़ाम भी होना है, सेम यही पैटर्न होगा, ताकि आपको क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो आपको उसका पता चले, एनालिसिस करें आप इसका, उसी पैटर्न पे आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर होगा। तो क्वेश्चन हम ज़रा डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हज़रत अली के हवाले से कि वो कौन से कंपेनियन थे जिनका जो टाइटल था वो क्या था जी? हैदर था। तो हैदर जो टाइटल था हज़रत अली का टाइटल था जी, हैदर कर्रार इन्हें कहा करते थे। सेकंड जो कोई मेरे ख्याल से ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दिस की तरफ आप जाएंगे। इमाम आज़म जो है ये किसका टाइटल है जी? इमाम अबू हनीफा साहब को इमाम आज़म कहते हैं। इमाम अबू हनीफा साहब का क्वेश्चन जो था, जो पहला बैच था, उसमें भी पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट भी हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमाम बुखारी के हवाले से था जी, नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का जो असल नाम है वो पूछा गया था। मोहम्मद बिन इस्माइल जो है इनका असल नाम था। पार्ट्स ऑफ ईमान एक सवाल पूछा गया था बेटा, इसका जो सही ऑप्शन है वो 6 अगर ऑप्शन में था तो वो ठीक होगा, 6 अगर नहीं है तो 7 भी आप कर सकते हैं। जिसमें जो पहला है हमारे पास अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन, फिर उसके फरिश्तों पे, फिर उसकी किताबों पे, और फिर उसके पैगम्बरों के ऊपर यकीन, और बिलीफ ऑन डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के रोज़ पर यकीन, और बिलीव इन द डिवाइन डिक्री। मतलब ये कि अल्लाह ताला की जो वहदानियत है, जो हर चीज़ पे कादिर होने की जो सलाहियत है, कादिर मुतलक होना, जिस तरह से आप कह सकते हैं तकदीर का जो है वो अल्लाह ताला जो है उसका मुहाफ़िज़ है, तकदीर का जो मालिक है वो अल्लाह है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका 6 आंसर ठीक होना चाहिए। अगर 6 ऑप्शन में नहीं था तो कुछ लोग इसे 7 भी कहते हैं। 2 ऑथेंटिक बुक्स जो हैं पूछी गई हैं जी, कौन सी हैं जी? सही मुस्लिम और सही बुखारी है। अगर इन दोनों में से भी आगे चल के आपसे पूछा जाए कि सबसे ऑथेंटिक कौन सी है, तो फिर सही बुखारी इनमें से सही आंसर होगा। सही मुस्लिम दूसरे नंबर पे चली जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमाम शाफी की जो किताब है किताबुल उम, इसका टाइटल है, उसका जो सब्जेक्ट है वो पूछा गया। तो किताबुल उम किसकी, पहले सवाल बनता था कि किताबुल उम का जो राइटर है वो कौन है? इमाम शाफी साहब हैं। तो इनकी जो किताब है उसका टाइटल है जो रिस्पोंडेंट्स, मतलब ये है कि फ़िक़ा के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड फर्स्ट। तो नबी पाक की कौन सी बेगम सबसे पहले जिनका इंतकाल हुआ? तो हज़रत खतीजा है। ये भी नन ऑफ दिस की तरफ जाएंगे आप, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि हज़रत खतीजा की जो डेथ है वो 10 नबवी को हुई थी और 619 AD बनेगा। तब तक आपने कोई दूसरी शादी की ही नहीं थी, कोई दूसरी बीवी थी नहीं नबी पाक की, तो एक ही बेगम थी। इसीलिए नबी पाक ने इस साल को 619 AD को या 10 नबवी को आमुल हुज़न कहा था कि नबी पाक की बेगम भी इस दुनिया से चली गई थी, और नबी पाक के चचा जो थे अबू तालिब वो भी चले गए थे। ठीक है। IED का एब्रीवेशन पूछा हुआ है हमारे पास, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये इसका बेटा एब्रीवेशन बनेगा। USAID का एब्रीवेशन पूछा हुआ है। USAID का सवाल पिछले पेपर में भी था, जो मतलब 2024 को हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। पाकिस्तान में भी जो है आपको पता है USAID की बहुत ज़्यादा जो है ना एड आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास USAID का एब्रीवेशन हो गया। विच स्टेट ऑफ USA ट्रेन डिरेल्ड इंसिडेंट अकर्ड। ओहायो में पूछा गया था कि कौन सी USA की स्टेट के अंदर जो है ना जी जो ट्रेन है वो डिरेल होने का इंसिडेंट हुआ है। ओहायो स्टेट बनेगी बेटा ये USA की। 2023 का इंसिडेंट था ये भी मेरे ख्याल से। अच्छा, 18th ईस्ट एशियन समिट, 18वीं ईस्ट एशियन समिट जो थी ये किधर हुई जी? इंडोनेशिया के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया के अंदर हो रही है 2023 के अंदर। ये पूछा गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिज ट्रस के बारे में पूछा गया था जी। इसने रिजाइन किया था 2021 में। कौन से मुल्क की ये प्राइम मिनिस्टर थी? UK की थी।
इसके बाद ऋषि सुनाक आया था और अब केयर स्टैमर आ गया है, वो भी चला गया है। ये लिस्ट जो थी ये कंजर्वेटिव पार्टी से थी। कंट्रीब्यूट्स स्टेटस पोरेस्ट टू रिच नेशन, तो ये बांग्लादेश, इसका सही आंसर बनेगा। गायनिया है वैसे, लेकिन वो तो ऑप्शन में था ही नहीं, यहाँ बांग्लादेश जो ऑप्शन थी उनमें से ज़्यादा सूटेबल था। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जी नरसिम्हा राव, 1991 के अंदर इसने शुरू की थी इंडिया के अंदर। लुक ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ देखो, ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज हैं उन्हें फोकस करें इकोनॉमिकली, मतलब इंडोनेशिया हो गया और जो है ना जी मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, म्यांमार, ये जो कंट्री, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलिपाइन, ये जो कंट्रीज हैं, जापान हो गए, इन कंट्रीज की तरफ फोकस करना चाहिए। ये इंडिया के अंदर पॉलिसी शुरू की गई थी। 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, करवाया मैंने आपको, ये साउथ अफ्रीका विनर था, विनर इसका साउथ अफ्रीका था। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कौन सा मिडल ईस्ट कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की जो है जी एप्लीकेशन दी थी 2023 के अंदर? तो इसमें मेरे ख्याल से ईरान ऑप्शन था, इसमें ईरान भी था, इजिप्ट भी था, सऊदी अरब भी था, ये सारे मुल्क थे, अर्जेंटीना भी था। तो ऑप्शन में ज़रा देखें उनमें से कौन सा दिया गया था। नासा ने लॉन्च किया है जी मार्स 2 रोवर, इसकी डेट पूछी गई थी 18 फरवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान लॉन्च सरफेस टू सरफेस विच मिसाइल इन 2021, पाकिस्तान ने 2021 के अंदर सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सा लॉन्च किया है? तो गजनवी भी हमारे पास सरफेस टू सरफेस ही है, और उसके बाद आप देखेंगे बाबर जो है ये भी हमारे पास सरफेस टू सरफेस है। तो जो डेट बताई गई है 2021 की, तो उसमें बाबर का जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, बाबर 4 कह लें इसे आप, तो इसका एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान ने, सरफेस टू सरफेस मिसाइल था ये। विच कंट्री हैड रिफ्यूज टू अटेंड 50th एनिवर्सरी ऑफ यूरोपीय यूनियन? तो चाइना, अभी 2025 की बात है, चाइना का जो हेड ऑफ द स्टेट था उसने इनकार कर दिया 50वीं जो एनिवर्सरी थी यूरोपीय यूनियन की उसे अटेंड करने से। जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट अकर इन विच टनल? तो जाफर एक्सप्रेस का जो टनल का जो इंसिडेंट हुआ बेटा वो न्यूज़ में भी चलता रहा बड़े दिनों तक। तो ये आप देखें कि टनल नंबर 8 था बिटवीन फेरू कुनरी और मुश्काफ स्टेशन। मुश्काफ स्टेशन मेरे ख्याल से बच्चे बता रहे थे ये ऑप्शन में मौजूद था, तो ये आपका सही बनेगा आंसर। विच तुर्क कुर्द लीडर ऑर्डर टू सीज इट्स ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा कुर्द लीडर था जिसने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ख़त्म करने का, बंद करने का या डिसॉल्व करने का ऐलान किया? पीकेके थी ना, आपको बताया कि कौन सी पार्टी थी उनकी, वर्कर, ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, पीकेके इसे कहते थे। तो अब्दुल्ला ओकालान ये जो है ना जी तुर्किश लीडर है जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व करने का ऐलान किया। ये अभी की बात है, पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई जी? 12 मार्च 1949 को पास हुई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सवर्निटी बिलोंग टू अल्लाह, जो सालमियत है वो अल्लाह ताला से बिलोंग करती है कि अल्लाह ताला की हुक्मरानी के ऊपर इस कानून के अंदर बात की गई है। फर्स्ट प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिकंदर मिर्जा साहब जो थे उस वक्त क्या थे जी? प्रेसिडेंट थे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। 1956 की बात हो रही है, तो ये बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये वैसे अगर देखें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उस वक्त ये प्रेसिडेंट तो नहीं थे, ये तो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, लेकिन ये मौजूद थे। उस कानून के बाद ये क्या बने? प्रेसिडेंट बने। जब ये कानून आया उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने साइन, इनके बारे में आता है कि ये साइन नहीं कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अप्रूव ही नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने पहले श्योरिटी ली कैबिनेट से, और जो लोग थे उस वक्त उनसे कि जी आप मुझे इस बात की श्योरिटी दें कि जब ये कानून इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद प्रेसिडेंट मैं ही रहूँगा, इस सीट पे मैं ही बैठा रहूँगा, इस सीट पे कोई और बंदा नहीं आएगा। जब तक इस बंदे को श्योरिटी नहीं मिली तब तक इसने साइन ही नहीं किए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे है जी चौधरी मोहम्मद अली था जिसने इसे थोड़ा सा गुलाब फिसला के इसे साइन करवा लिए थे। प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ये हो गया जी। सिस्टम इन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कौन सा सिस्टम था जी? पार्लियामेंट्री सिस्टम था जी। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था।
1973 के कानून के आर्टिकल पूछे हुए थे 280 हैं। 234 थे 56 के कानून के, 250 थे 62 के कानून के, और 73 के कानून के 280 आर्टिकल है जी। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी डेट को असेंबली से पास हुआ? 10 अप्रैल को। कई दफा मैंने करवाया आपको। रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है 10 अप्रैल हर साल। ठीक है जी। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका जो है ना ये दिन भी मनाया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूज्ड एज अ प्रीएम्बल इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जितने भी हमारे कानून आए हैं उसका क्या होगा जी? प्रीएम्बल होगा। मतलब है कि उसकी रोशनी में, उसकी गाइडेंस में, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की गाइडेंस में ये सारे कानून बनाए जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पाकिस्तान जो है बेटा, इसका आंसर जो है ना जी 10 से 11 है। 11 अगर ऑप्शन था तो वो भी ठीक होगा। सीसीटीवी यूज्ड फॉर, तो ये सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं सीसीटीवी कैमरा। आपको पता है हर जगह लगे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे फर्स्ट वायरलेस रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी। तो 1895 के अंदर पहला जो हमारे पास वायरलेस रेडियो था, मार्कोनी जो था इसने इन्वेंट किया था। डिस्कवर, इन्वेंट करेंगे, डिस्कवर क्या करना, इन्वेंशन होगी। डिस्कवर होता है पहले से एक चीज मौजूद है उसे ढूंढना, इन्वेंट होता है किसी नई चीज को इजाद करना। ठीक है। आई एम एग्रीड डैश यूर प्रपोजल। तो यहाँ पे टू बेहतर है बेटा, टू यूर प्रपोजल आना चाहिए। अगर टू ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप विद को भी ठीक कर सकते थे। जर्नली एग्रीड विद यू, किसी इंसान से एग्री करना विद यू, और किसी की किसी प्रपोजल से, किसी आइडिया से एग्री करना टू होता है। एग्री टू यूर प्रपोजल, आई एग्री टू यूर दिस आइडिया। ठीक है जी। तो अगर टू ऑप्शन में नहीं था तो विद भी किसी हद तक ठीक हो सकता है। लताफत इज अ वेरी डैश टू सी हिज चाइल्ड। लताफत इज वेरी डिलाइट टू सी हिज चाइल्ड। वो अपने बच्चे को देख के बड़ा खुश हुआ जी। करेक्शन का क्वेश्चन था जी आगे, आई वंडर इफ आई हैड टू फिल इन दिस फॉर्म। करेक्शन अब इसमें देखिए उसने क्या कहा, आई वंडर वेदर आई हैव टू फिल इन दिस फॉर्म। तो इसमें जो है ना आप देखें कि उसने क्या पूछा हुआ है, क्या मिस्टेक है जी। करेक्शन आई वंडर है, आगे हमारे पास इफ की मिस्टेक दी हुई है, उसने यहाँ पे वेदर लगाया हुआ है या इफ लगाया। आई हैव टू फिल इन दिस फॉर्म। ठीक है जी। इसमें आप करेक्शन देखेंगे, इफ भी वैसे आप देखें कि यहाँ लग सकता है लेकिन वेदर ज्यादा बेहतर है। आगे जी सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब ये होता है कि डिसीजन ना कर पाना, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस, अनडिसाइसिव हो जाएगा हमारे पास वो बंदा जो फैसला ना कर पाए, फैसला करने में हिचकिचाए, उसके लिए ये टर्म यूज की जाएगी, ये मुहावरा यूज किया जाएगा। टू हिट द नेल का मतलब होता है टू परफॉर्म एक्यूरेटली, सही एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हिट करना। ठीक हो गया जी। वर्ल्ड हदीस का जो मतलब है ये पूछा गया था आपसे। हदीस का मतलब है टू अकर और टू कम टू पास। हदीस का मतलब क्या होता है? टू अकर, किसी चीज का वकू पजीर होना, और टू कम टू पास इसका मतलब भी वही है। अब ये हमारे पास मैथ का सवाल है, इसमें उसने क्या बनाई है जी, फैक्टराइजेशन का पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस बी से इसके हमने फैक्टर करने हैं इस तरह से। ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इसके फैक्टराइजेशन करें 20 बन जाएगा ना, यहाँ एक है इसका बेस, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 20 + 1 20। तो 20 की हमने फैक्टराइजेशन करने हैं प्लस 5x प्लस 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास -20 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे कि 5 का जमा का 4 माइनस का, तो 5 में से 4 गया, 1x बचा हमारे पास यहाँ, 5 और 4 20 मनफी का हो जाएगा। ठीक है। तो इसके जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे अब हमारे पास ये कॉमन ले लें, इसमें से x, इसमें से जो है ना कॉमन ले लें 4, तो आपका जवाब आएगा x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x का आंसर आया -5 और x का आंसर आया 4। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बनेगी, -5 और -4 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो इसमें इसने यही पूछा हुआ था।
आगे हमारे पास जो मैथ का क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है जी हमारे पास 20% ऑफ 12% ऑफ 120% ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो इसे आप मैंने करवाए हैं परसेंटेज के, यही सवाल इस तरह से करवाए थे। 20% मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है मैथ में 1/100 होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोला मैथ की अपनी एक लैंग्वेज है, उसके मुताबिक चलेंगे तो अच्छा रह जाएगा। अगर 12% है 12 हो जाएगा मेरे पास, परसेंटेज का मतलब अगेन 1/100। फिर आगे हमारे पास ऑफ है, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई। 120 है जी हमारे पास 120, फिर परसेंटेज है 1/100 इस परसेंट। फिर आगे हमारे पास ऑफ है, फिर ऑफ आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास का क्या है 62-50। अब ये सारी स्टेटमेंट है, इसे सिंपलीफाई करें आपका जवाब आ जाएगा। देखें इस सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 2 ज़रब 5, 1/5 रह गया ये, ठीक है 1/5 रह गया इस सारे का। अब ये आ जाए, अब इसे ऐसे करें इस सिफर के साथ ये सिफर काट दें, ठीक है। अब इसे कर दें 5 दूनी 10, 5 और 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब हमारे पास 12 ज़रब 6 मल्टीप्लाई बाय 12 ज़रब 6 72 डिवाइडेड बाय 5। फिर हमारे पास यहाँ इस सारे का जवाब यह है हमारे पास, ठीक है। सिफर के साथ ये सिफर चला गया तो ये बचा 625 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे सिंपलीफाई करने मजीद आपका जवाब आ जाएगा। देखें 5 से मैं करता हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, 5 ज़रब 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ज़रब 5 25, 100। यहाँ पर हमारे पास बचा 72 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 10, ये होगा 5 ज़रब 5 25, 5 ज़रब 2 10, 2 ज़रब 36 72, 36 ज़रब 5 करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। 36 ज़रब 5 करें जो भी आपका जवाब आएगा वही आपका। 6 ज़रब 5 6 ज़रब 30 3 और 5 ज़रब 3 15, 15 और 3 18, 180 जवाब आएगा बेटा इसका, 180 जवाब आएगा बेटा इसका। तो इस तरह से आप करेंगे तो हो जाएगा बेटा, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। 180 ऑप्शन में नहीं था तो आपसे नन ऑफ दिस करेंगे। देख लीजिएगा मिस्टेक तो नहीं की हमने कहीं पे कोई, ठीक हो गया जी। तो ये मेथड यही है, मकसद होता है आपको मेथड समझाना। मकसद क्या होता है आपको मेथड समझाना मकसद होता है, बाकी तो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। द वॉल हैज ग्रेट हाइट, द वॉल हैज ग्रेट हाइट, इसमें एडजेक्टिव का पूछा हुआ था, ग्रेट एडजेक्टिव नहीं है बेटा। इसमें जो एडजेक्टिव होगा वो हाइट होगा हमारे पास। हाइट जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करें। जो हाइट है वो किसकी बताई गई है, वॉल की बताई गई है कि वॉल क्या है हाइट है। तो नाउन को यहाँ पे बता रहा है कौन, हमें हाइट बता रही है। हाइट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ हाइट हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जबकि ग्रेट हमारे पास एडवर्ब होगा, ग्रेट जो है हाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेट हमारे पास यहाँ एडवर्ब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। देयर इज अ डॉग बार्किंग एट द स्ट्रीट, तो इसमें सब्जेक्ट पूछा गया था, डॉग हमारे पास सब्जेक्ट है जो बार्किंग कर रहा है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, इसमें हमारे पास ऑप्शन में जो मिस्टेक होंगी वो पुअर्स की मिस्टेक होगी, यहाँ पे इस तरह से उसने दी होगी। तो द पुअर आ गया, जब भी हमारे पास किसी नाउन के साथ द लग जाता है तो वो उनकी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, पुअर से नहीं आएगा। आगे चलते हैं जी। नेतन्याहू वाज इनफोर्स्ड टू रिजाइन आफ्टर जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये किसने डिमांड की थी, प्रोटेस्टर जो थे उन्होंने डिमांड की थी, 2023 की बात है। ये क्या डिमांड थी उनकी, प्रोटेस्टर मोटिव वाज टू प्रिजर्व पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट जो है ना जी क्या करे जी, इस तरह से वो रिजाइन करें और उसके बाद रिफॉर्म्स हो जुडिशियल,
और उसके बाद जो है ना जी मामला आगे चले, ये 2023 के अंदर नेतन्याहू के लिए हुआ था। SIFC के बारे में सवाल है जी हमारे पास। SIFC जो है इसका जो पर्पस है वो क्या है जी? एक तो इसका एब्रीविएशन देखें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये अभी बनाई है नई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में। इसका काम क्या है जी? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये इसका मकसद है, इसका पर्पस ही पूछा गया था। 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, टू कवर। तो 20 किलोमीटर से है तो समझते हैं बच्चे के यहाँ आ रहेगा भाई, ये एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम इसके डिस्टेंस के 20 किलोमीटर के बाद इस आएगा, ये ठीक है, सेंटेंस ऐसे ही ठीक होगा। आर यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ये एक सेंटेंस था, अब इसका वॉइस चेंज करनी थी। क्या बनेगी? इज आर है हमारे पास यहाँ, जो हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होगा वो वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ उसे हमने मोड चेंज किया है। तो आर था क्योंकि यहाँ इसके साथ हमारे पास यू था, तो यहाँ हमारे पास ट्रूथ सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर आएगा। इज द ट्रूथ नॉट बीइंग, बीइंग वो हेल्पिंग वर्ब है जिसका हमने इजाफा करना होता है। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है, बाय यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाईजैकिंग का क्या मतलब होता है? ये सवाल है जी। इलीगल कंट्रोल ऑफ प्लेन, प्लेन का जो इलीगल कंट्रोल होता है उसे हासिल करना हाईजैकिंग कहलाता है। एजेंसीज आर व्हाट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसने कहा एजेंसीज यूज करती है ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा रही होती है। द कॉल फोन वायरलेस सिस्टम यूज इन एजेंसीज फॉर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन, इट पर्पज क्या होता है? टू कीप लोकेशन कॉन्फिडेंशियल, जो लोकेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ये सारा कुछ करती हैं, ये उसका पोर्शन है सिक्योरिटी मेजर का। द सिग्नल जैमर यूज टू ब्लॉक रेडियो वेव, ये सवाल भी मौजूद था। तो रेडियो वेव को जो है ना जी जैम करने के लिए सिग्नल जैमर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सवाल है जी हमारे पास, इसमें हमने टर्म निकालनी थी 30वीं टर्म ऑफ, ये हमारे पास ये बन जाएगा बेटा। इसमें आप देखें कि जो ऑप्शन है 10 है, 7 है, 3 है। तो A1 हमारे पास क्या, इसमें 10 है, इसमें हमारे पास D क्या बनेगा? पिछली में से मतलब 7 में से निकालें तो -3 हमारे पास से D बचेगा। 4 में से निकालें 7, -3 D बनेगा। और उसके बाद हमारे पास n कितना है जी? 30 है, क्योंकि 30वीं टर्म उसने हमसे पूछी है। क्या पूछी है उसने हमसे? 30वीं टर्म पूछी। या फार्मूला में पुट करें, an किसके बराबर होता है? A1 + n - 1 × D। तो an क्या है? n कितना है? 30 है। A1 कितना है जी हमारे पास? 10 है, जमा n कितना है जी हमारे पास? 30 है। 30 - 1 × D कितना है जी हमारे पास? D -3 है। सिंपलीफाई करें तो ये 70 और जमा बनेगा हमारे पास 29, नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई भी होगा इसके साथ। 70 मनफी बनेगा हमारे पास 29 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 × 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87। 70 29 - 87, हाँ। तो ये आंसर जैसे करें सिंपलीफाई तो ये आपका जवाब आ जाएगा। 30वीं टर्म आपकी निकल आएगी। लेकिन इसमें आप ये देखें कि हमारे पास, अच्छा A1, हाँ A1 बेटा 10 है, ये 10 है, ये 10 है। 10 - 87 - 77, तो -77 आपका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। तो फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए। इस फार्मूले में आपने पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का जो क्वेश्चन है बेटा वो है जी, अगर किसी कोई बच्चा स्लो हो तो ये वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से इस मेथड को देख ले। 30% ऑफ अ नंबर इज कितना है जी? 21। तो क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है जी एक नंबर है उसका जो 30% है वो क्या 21 है। जरा देखें 30% इक्वेशन बनाए। 30 वैसे ही आ गया, परसेंट का मतलब 1/100 मैथ की लैंग्वेज में।
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आल नंबर जो हमने नंबर मालूम करना है फर्ज किया वो क्या x है, इसका मतलब होता है मैथ में इक्वल टू, और आगे है हमारे पास 21 21 वैसे आ जाए। यहाँ से वो जो नंबर है x वो निकालें आप, x यहीं रह गया 21 100 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया और 30 इधर आगे तकसीम हो गया। यहाँ से आपका वो नंबर निकल आएगा सिफर के साथ, ये सिफर चला गया 3 कम 3 3 ज़रब 7 21, तो 7 ज़रब 10 70, नंबर कितना है जी 70 है। अब आगे उसने कहा व्हाट परसेंट ऑफ नंबर इज 49, अब इसे सॉल्व करें। व्हाट की जगह पे क्या x जो हमने निकाला है x, परसेंट 1 और 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई नंबर, कौन सा नंबर जी 70, इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब x यही रह गया 49, 100 जाके मल्टीप्लाई हो गया और 70 जाके इधर तकसीम हो गया। ठीक है, अब सिफर के साथ ये सिफर चला गया 7 ज़रब 7 49, तो 70% है जी ये नंबर, तो आपका जवाब आएगा 70%। क्या आंसर आएगा आपका बेटा इसका, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर इज 49, तो 70% जो है जो 70 है उसका 70% क्या बनेगा 49 बनेगा। ये इसमें सवाल आपका होना था। ठीक है, आगे है जी हमारे पास ये रेशो का क्वेश्चन है जी, एक मिनट जरा रुकें। जी अब है जी हमारे पास रेशो है जी ए रेशो बी, ये मैंने करवाए हैं बेटा आपको सारे सवाल। तो इसमें उसने क्या कहा हुआ है, ए रेशो बी ये, बी रेशो सी ये। मैंने बताया था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू इसमें से जो हमारे पास रिपीट हो रही है जिसकी वैल्यू वो हम सेंटर में रखेंगे। तो बी रिपीट हो रहा है, बी को मैंने सेंटर में रखा, बाकी आप आगे पीछे कर दें, ए हो गया और सी, ए बी और सी। अब ए की वैल्यू कितनी बताई है उसने, 2 बताई है। बी की वैल्यू कितनी बताई है, 3 बताई है उसने। आगे बी की वैल्यू बताई है उसने 4 और सी की बताई है उसने 5। अब ये बॉक्सेस जो हमारे पास खाली रह गए, मैंने बताया था आपको राइट लेफ्ट के नंबर से, इधर 3 है, इधर 3 लिखेंगे, इधर 4 है, इधर 4 लिखेंगे। राइट लेफ्ट के नंबर से आप इन बॉक्सेस को फिल कर देंगे, फिर इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऊपर से नीचे। तो क्या बनेगी, 4 दूने 8, 4 ज़रब 3 12 और 5 ज़रब 3 15। अब ये नंबर हमारे पास कंबाइन रेशो का आया। उसने ए रेशो सी का पूछा, तो ए की रेशो कितनी है 8 है और सी की कितनी है 15 है। मतलब ये एग्जैक्ट ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। तो 8:15 हमारा जवाब आ जाएगा, 8:15 हमारे पास जवाब आ जाएगा। जो नीचे वाला सवाल है वो भी ऐसे ही निकालना है आपने। उसमें मसला ये है कि उसमें वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू उसमें हो गई है 4, m/n है। और जब देखें इसमें से जो कॉमन नंबर है उन्हें सेंटर में रखें। कॉमन नंबर देखें हमारे पास m और n, इसमें हमारे पास n कॉमन है। ठीक है, अब इनमें देखें दोनों में, इसमें o कॉमन है, ऐसे ही है ना। तो n को मैं m फिर n फिर o फिर p इस तरह से अरेंज कर लें इन्हें। तो m कितना बताया उसने 3 और n कितना है जी 5 है। फिर n कितना है 5 है और o कितना है जी 7 है। फिर आगे o कितना है जी 7 है और p कितना है जी 9 है। अब यहाँ लाइन लगाएं इसके नीचे। अब हमारे पास ये वाला बॉक्स खाली रह गया। यहाँ अगर देखें तो 2 बॉक्स खाली रह गए, यहाँ बॉक्स रह गया खाली, यहाँ वाला रह गया और यहाँ वाला रह गया। अब इन्हें फिल करना है, इन्हें वही राइट लेफ्ट के नंबर से करना है। यहाँ 5 है तो इधर भी 5 आएगा, इधर 5 आ गया तो इधर भी 5 आएगा, इधर 7 है इधर 7 आएगा, इधर 5 है तो इधर 5 आएगा, इधर 7 है यहाँ 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। बॉक्सेस फिल हो गया मल्टीप्लाई करने से। 7 ज़रब 5 35, 35 ज़रब 3
हमारे पास बनेगा 105, 5 ज़रब 3 15, 15 ज़रब 7 105, 7 ज़रब 5 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 7 175, 7 ज़रब 5 35, 35 ज़रब 7 35 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ज़रब 5 35, 3 7 ज़रब 3 21 और 3 24, 245। फिर हमारे पास 9 ज़रब 5 45, 45 ज़रब 7 7 ज़रब 5 35, 3 7 ज़रब 4 28, 28 और 3 31, 315। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आई। उसने क्या पूछा था हमसे, एंड पे जाके m रेशियो p, ये m है, ये रेशियो p है। m क्या कितना 105 है, m का 105 है और p का कितना है जी 375 है। अब ये मजीद भी सिंपलीफाई हो सकते हैं क्योंकि में कॉमन 5 आ रहा है। तो कैसे, 5 ज़रब 2 10, 5 एकम 5, 5 ज़रब 7 35, 2 5 ज़रब 5 25। तो ये हो गया हमारे पास 21 रेशियो 75। ये भी आपके जवाब में हो सकता है डायरेक्टली, ये भी आपके जवाब में हो सकता था। इसे मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है 3 पे, 3 ज़रब 7 21, 3 दूने 6 1, 3 ज़रब 5 15। तो ये बनेगा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म जो बनेगी 7 रेशियो 25 आ सकता है। ये भी आपके जवाब में हो सकता है। जितना मजीद सिंपलीफाई करते जाएंगे एंड पे आगे ये रहेगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मैंने करवाई है आप लोगों को सारे सवाल इसी तरह से। आगे हमारे पास क्वेश्चन जी, कंपेनियन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग माइग्रेशन। तो अबू बकर सदीक साहब थे जी नबी पाक के साथ जब हिजरत पे जाने लगे। ये सारा वाक़या मैंने बताया आपको डिटेल में, किस तरह से कस्बा ऊँटनी पे बैठ के गए और फिर गारे सौर में जाके 3 दिन गुजारे। उधर सारा मैंने वाक़या, कौन खाना पहुँचाता था, कौन क्या करता रहा है, ठीक है, कौन ख़बरें पहुँचाता था, कौन बकरियों का दूध पहुँचाता था, सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। फॉर वाइड रेंज जो सर्विलेंस है उसके लिए आप क्या करते हैं जी, उसके लिए वॉच टावर और बंकर बाउंड्री, इसमें आप देखें क्या लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का काम है बेटा, ये एक्ट में बयान किया हुआ है। 30%, आगे फिर हमारे पास मैथ के सवाल है। 30% ऑफ नंबर इज 21, बट परसेंट ऑफ नंबर ये तो हो गया है, बल्कि ये मैंने करवा दिया बेटा आपको पहले। सम ऑफ 4 AM बिटवीन 18 एंड 3, तो ये आपने जवाब बताना था। इसे ज़रा हम कर लेते हैं। 18 और 3 के दरमियान में 4 जो हमारे पास AM है वो मैंने बतानी है आपको। इसे थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ ताकि जो है आप इसे आसानी से समझ सकें। देखें जी, उसने कहा है कि जी 4 AM बतानी है, इनके दरमियान में एक 18 है और दूसरा 3 है। उसके दरमियान में जो पहला A1 है इसे मैं A1 कर देता हूँ, दूसरा हमारे पास A2 है, तीसरा हमारे पास A3 है और चौथा हमारे पास A4 है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है जी 4 AM है। या FSC में भी हमने ऐसे ही किया था। जो हमने इनका सम मालूम करना है, पहले इनकी वैल्यू निकालनी है फिर सम निकालना है। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, पूरा एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें ये क्या है हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। अब इसमें हमारे पास से D नहीं है, हम D मालूम करेंगे पहले, क्योंकि हमें A1 निकालने का जो फार्मूला है, A1 निकालने का फार्मूला है A1 प्लस D, ये फार्मूला है। अब A1 का तो हमें पता है लेकिन D नहीं है हमारे पास, तो D निकालने के लिए जो जनरल फार्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला लगाएंगे। तो AN का मतलब आखिरी टर्म जो है हमारे पास जो 6 है वो निकालेंगे हम। वो क्या है जी हमारे पास, वो हमारे पास ये क्या है जी A1 कितनी है हमारे पास 18 है, ये हमारे पास 18 है प्लस N माइनस 1, N कितना है जी ये वाला
हमारे पास 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का हमें पता है कितनी है जी, 3 है, इज इक्वल टू 18 जमा ये कितना बचा 5D। तो 5D किसके बराबर होगा, 3 मनफी 18। तो यहां से D की वैल्यू आई मेरे पास मनफी 18 में से 3 गया मनफी का 15, 3D 5D, 5D बराबर है मनफी 15 के और D बराबर है 3 मनफी 3 के। 5 तो जाकर तकसीम हो गया, 5 ज़रब 3 15। तो D की वैल्यू आई कितनी मेरे पास, मनफी 3। अब इसमें पुट करें आपका जवाब आ जाएगा। तो A1 जो है हमारे पास ये जो A1 है ये कौन सा, ये 18 है, 18 प्लस D कितना है जी मनफी 3। जवाब क्या आया, 18 में से 3 गया 15। A1 की वैल्यू कितनी आई 15 है। अब हमने A2 निकालना है, ये वाला A2 पिछले जो हमारे पास है उसमें एक D जमा कर दें। पिछला क्या है हमारे पास, A1 है प्लस D कर दें। A1 कितना आया 15 आया, D कितना है जी मनफी 3 है हमारे पास। जवाब आएगा मेरे पास 12। A3 निकालें, A2 में जमा कर दें एक D, A2 कितना है 12 मनफी 3 इज इक्वल टू 9 के। A4 निकालें, A3 प्लस D 9 मनफी 3 इज इक्वल टू 6। तो एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। ये जो हमारे पास वैल्यू इनकी निकल आई। अब इसका सम निकालना था, हमने क्या करना था, सम जमा करें सारे को, तो ये कितना आएगा 42 आएगा, 42। इसका आंसर बेटा क्या आएगा हमारे पास, 42 आएगा। सम निकालना था ना, ये जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है 18 और 3 के दरमियान में, इन सारों का मजमुआ निकालना था। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे तो आप इसे इजीली कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, फॉर प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाय 25%, 25% इंक्रीज कर दिया, व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन शुड बी डिक्रीज टू बैलेंस द एक्सपेंस इन शुगर बाय फैमिली। अब इस सवाल के अंदर देखिए कॉमन सेंस ये होता है कि आप एक चीज़ बढ़ाई, मिसाल के तौर पर 25% एक चीज़ आपने बढ़ा दी, आप चाहते हैं दोबारा से वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो आप लोग ये समझ जाए कि दोबारा से 25% कम कर दें, आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ के अंदर ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। पहले आपने मिसाल के तौर फर्ज किया 100 रुपये पर केजी थी एक चीनी की कीमत, आपने 25% बढ़ाई तो वो कितनी होगी, 125 हो गई। स्टैंडर्ड क्या था, 100 था। अब आप 125 में से कितना परसेंट घटाएंगे, कम करेंगे कि 100 आ जाए। अब आपका स्टैंडर्ड 125 है, उसमें से कितना कम करेंगे, ये अब आपका सवाल है। अब स्टैंडर्ड 100 नहीं है आपका, बस समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं वो परसेंटेज है, तो 100 हमारे पास क्या होता है, वैल्यू होती है कि हमारे पास जो वैल्यू थी क्या थी जी, 100 एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें 25% आपने इजाफा किया, 25% ऑफ 100, तो आपका कितना हो गया जी, 125 रुपये हो गए। कितना इजाफा हो रहा है, पहले कितनी थी बेटा, अब 125 से पहले कितनी थी, 100 थी, इजाफा कितना हो रहा है, 25 रुपये का। अब आप दोबारा 125 से जब 100 पे लाना चाहेंगे तो आपको 25 रुपये कम करना पड़ेंगे। तो जो कम किए वो कितने किए आपने, 25 रुपये की। अब इसकी परसेंटेज निकालने, तो 25 अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब स्टैंडर्ड क्या था, 125, जिससे आप कम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपलीफाई कर 25 से ना 25, 25 से 5, 125, 5 तो 20% आपका जवाब आएगा। 20% बेटा आपका जवाब आएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 63 क्वेश्चन बेटा हमें मिले। इसमें से मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना ज़रूरी था, बाकी तो आप पैटर्न आपने देख ही लिया है। तो ये वही तरीकाकार है जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं क्लास में, मैक्सिमम जो पोर्शन है टॉपिक्स जो हैं करवाए हैं। इसे देखने एडी का पेपर भी इसी पैटर्न पे होगा, सेम सिलेबस है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।